हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी बीपीएससी टीआरई 2.0 की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और मैं शिशिर रोज की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जिनका भी सब्जेक्ट और जो भी बीपीएससी टीआरई 2.0 की जिनका भी सब्जेक्ट एसएसटी है और साइंस है और क्लास 1 टू 5th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको बोरिंग लग रहा होगा मेरा लेक्चर वगैरह जो भी वीडियोस में, मेरे पास कम समय है, वरना मैं प्रॉपर बोर्ड पे आपको पढ़ाता कंटेंट के साथ। लेकिन मजबूरन किताबें उठानी पड़ रही हैं और किताबों से ही क्वेश्चन फंसेंगे। आप कहीं से भी कोचिंग के गाइडेंस ले लीजिए, आप 2-4 क्वेश्चन ज़रूर वहाँ से फंसेंगे। लेकिन अगर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं तो आपको किताबें पढ़नी ही पड़ेंगी। तो इसीलिए मैं बार-बार कहूँगा आपको कि किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले ही बता दूँ आपको कि इस वीडियो में, इस यूट्यूब चैनल पे क्या मिलेगा। एनसीईआरटी, एससीईआरटी समरी चैप्टर वाइज, वो पूरी एसएसटी का, और चैप्टर वाइज एमसीक्यू पूरी एससीईआरटी और एनसीईआरटी की, और बीपीएससी टीआरई में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस। इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 और 7 का ये लास्ट चैप्टर है, जिसको सिविक्स कहते हैं, नागरिक शास्त्र कहते हैं। इसके बाद क्लास 8 मैं कल कंप्लीट करा दूंगा। तो एक दिन में लगभग एक पूरी क्लास कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो ये आप लोग मोटिवेशन दे रहे हैं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए, बाजार जो कि 5वां चैप्टर है, इस टॉपिक इस क्लास 7 की एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है। हमारे आसपास के बाजार, साप्ताहिक बाजार क्या होते हैं? साप्ताहिक बाजार का नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि यह सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है। इस साप्ताहिक बाजार में रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती। साप्ताहिक बाजार का सीधा सा मतलब होता है कि हफ्ते में किसी दिन खुलेगी एक दिन, ठीक है। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पर उन्हें समेट लेते हैं। अगले दिन वे अपनी दुकानें किसी और जगह पर लगाते हैं। देश भर में ऐसे हजारों बाजार लगते हैं और लोग इनमें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें खरीदने आते हैं। बिल्कुल, जो व्यापारी हैं दिन में अपना दुकान लगाते हैं और शाम होने पर वे चीज़ों को समेट लेते हैं, मतलब इकट्ठा करके फिर किसी और जगह जाते हैं, उस मार्केट को लगाते हैं। साप्ताहिक बाज़ारों में बहुत सी चीज़ें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। ऐसा इसलिए कि जो पक्की दुकानें होती हैं, उन्हें अपनी दुकानों के कई तरह के खर्चे जोड़ने होते हैं। उन्हें दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क आदि देना पड़ता है। तो साप्ताहिक बाज़ारें बिल्कुल सस्ती होती हैं। क्यों सस्ती होती है भाई? वो बाहर लगाए और अपना शाम को समेटे फिर चले गए। अगर जो वहाँ पे निजी दुकानें हैं, उनको बिजली का बिल देना पड़ता है, सारे एक्सपेंसेस देखने पड़ते हैं, सरकारी शुल्क देना पड़ता है, इसलिए महंगा पड़ता है। इन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह भी इन्हीं खर्चों में जोड़नी होती है। साप्ताहिक बाजारों में बेची जाने वाली चीज़ों को दुकानदार अपने घरों में ही जमा करके रखते हैं। इन दुकानदारों के घर के लोग अक्सर इनकी सहायता करते हैं, जिससे इन्हें अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते। बिल्कुल, इन दुकानदारों को जो काम करने के लिए जो तनख्वाह जो आदमियों को रखे रहते हैं, उनको भी तनख्वाह इसी में जोड़नी पड़ती है। और जो बाकी जो अक्सर जो दुकानदार अपने घरों में ही जो दुकान खोलते हैं, तो उनको कर्मचारी नहीं रखने पड़ते हैं। साप्ताहिक बाजार में एक ही तरह के सामान की कई दुकानें होती हैं, जिसमें उनमें आपस में प्रतियोगिता भी होती है। तो साप्ताहिक बाजार क्या होता है कि एक ही तरह के सामानों की कई दुकानें होती हैं उसमें, ठीक है, और आपस में कंपटीशन भी होता है उसमें। अब मोहल्ले की दुकानें देखते हैं क्या होती हैं। साप्ताहिक बाजार हमें कई तरह का सामान उपलब्ध करवाते हैं। बहरहाल हम अन्य तरह के बाज़ारों से भी सामान खरीदते हैं। ऐसे बहुत सी दुकानें हमारे मोहल्ले में होती हैं जो हमें कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध करवाती हैं। बिल्कुल, साप्ताहिक बाज़ार मॉल में हमें कई तरह के सामान उपलब्ध कराते हैं, लेकिन जो अन्य तरह के बाज़ार भी होते हैं जहाँ से भी हम सामान खरीदते हैं, तो ऐसे भी बहुत दुकानें हमारे मोहल्ले में भी पाई जाती हैं, ठीक। पास की डेयरी में दूध, किराना व्यापारी से तेल, मसाले व अन्य खाद्य पदार्थों तथा स्टेशनरी के व्यापारी से कागज़, कलम या फिर दवाइयों की दुकान से दवाई भी खरीद सकते हैं। बिल्कुल, जो मोहल्ले की दुकानें हैं, वहाँ से हम दूध लेने जाते हैं, तेल, मसाले, हल्दी, ये सारी चीज़ें हम कहाँ लेने जाते हैं? अपने मोहल्ले की दुकानों में, आस-पास के। अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल क्या होता है, आइए इसको पढ़ते हैं। शहरों में कुछ अन्य प्रकार के बाजार भी होते हैं जहाँ एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं। इन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। बिल्कुल भाई, शहरों में कई तरह की दुकानें होती हैं और उसी में कई कई टाइप की दुकान होते हैं एक ही के दुकान के अंदर, और इसको क्या कहते हैं? हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कुछ शहरी इलाकों में बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें भी देखने को मिलेंगी, जिनकी अलग-अलग मंजिलों पर अलग-अलग तरह की वस्तुएँ मिलती हैं। इन्हें मॉल कहा जाता है। बिल्कुल, आप शहरी इलाकों में देखते हैं कि बहुत मंजिले वाले 1, 2, 3 मंजिला वाले मिलते हैं दुकानें, उसमें हर मंजिले पे अलग-अलग सामान रहते हैं, अलग-अलग दुकानें रहती हैं, और इन्हीं को हम मॉल कहते हैं।
इन शहरी दुकानों में आपको बड़ी-बड़ी कंपनियों के ब्रांडेड सामान भी मिलते हैं और कुछ बिना ब्रांडेड का सामान मिलता है। ब्रांडेड सामान जिसे कंपनियाँ बड़े-बड़े विज्ञापन देकर और क्वालिटी के दावे करके बेचती हैं और महँगा होता है। बिल्कुल भाई, ब्रांडेड सामान भी वहाँ पे मिलते हैं। आप जैसे रॉगन रॉन के खरीदने जाते हैं, आप एलेंज़ोली के खरीदने जाते हैं, लुइस फिलिपी के खरीदने जाते हैं। अब बाज़ारों की श्रृंखला क्या होती है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। हर शहर में थोक बाज़ार का एक क्षेत्र होता है। यहाँ वस्तुएँ पहले पहुँचती हैं और यहीं से वे अन्य व्यापारियों तक पहुँचती हैं। बिल्कुल, हर सामान के लिए कहीं थोक मार्केट होता है भाई, वहाँ से हम जाते हैं, लेके आते हैं। तो पहले यह वस्तुएँ पहुँचती हैं और मतलब सबसे पहले पहुँची है ये बाज़ार, थोक बाज़ार में पहुँचती है, फिर वहाँ से व्यापारी लेके जाते हैं। सड़क किनारे की दुकान का छोटा व्यापारी बड़ी संख्या में प्लास्टिक का सामान शहर के थोक व्यापारी से खरीदता है। हो सकता है कि वह बड़ा व्यापारी अपने से भी बड़े थोक व्यापारी के से स्वयं सामान खरीदता हो। बिल्कुल, ऐसा हो सकता है जो सड़क के किनारे दुकान लगाते हैं, वे बड़ी संख्या में थोक व्यापारी से जो प्लास्टिक वगैरह के सामान होते हैं वो खरीदते हैं। और ये भी हो सकता है कि जो बड़े व्यापारी हैं वो भी कहीं से थोक सामान खरीदते हैं। शहर का बड़ा थोक व्यापारी प्लास्टिक का यह सामान कारखाने से खरीदता है और उन्हें बड़े गोदामों में रखता है। इस तरह से बाजार की एक श्रृंखला बनती है। जब एक सामान खरीदते हैं तब यह ध्यान नहीं देते हैं कि वह सामान किस किस के पास से सफ़र करता हुआ तक पहुंचता है। बिल्कुल, शहर का जो बड़ा थोक थोक व्यापारी होता है, कभी कभी भाई वो जो खरीदता है तो उसके पास कारखाने होते हैं और उसमें बड़े बड़े गोदाम होते हैं, उसमें सामान को वो इकट्ठा करता है। ठीक है, और इसी से मार्केट की एक श्रृंखला बनती, सीरीज बनती है। अब बाजार और समानता, आइए देखते हैं इसके बारे में। साप्ताहिक बाजार से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक की दुकानों और दुकानदारों में बड़ा अंतर है। एक छोटी पूंजी से व्यवसाय करने वाला दुकानदार है, जबकि अब दूसरा अपनी दुकान के लिए बड़ी पूंजी खर्चे कर सकता है। इनकी आमदनी भी अलग अलग होती है। बिल्कुल भाई, आप देखेंगे कि जो एक छोटा दुकानदार होता है उनमें और जो बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह होते हैं उनमें बहुत अंतर होता है, क्योंकि बड़े दुकानदार जो होते हैं उनके बहुत बड़ी पूंजी लगानी पड़ती है, खर्च करने पड़ती हैं। साप्ताहिक बाजार का छोटा दुकानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारी की तुलना में बहुत कम लाभ कमा पाता है। इसी तरह खरीदारों की भी अलग अलग स्थितियां हैं। बिल्कुल, जो साप्ताहिक बाजार होते हैं उसका जो छोटा दुकानदार होता है वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारी की तुलना में बहुत कम ही लाभ कमा पाता है। इसी तरह से खरीदारों की भी अलग अलग स्थितियां होती हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सबसे सस्ता मिलने वाले सामान भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं है, जबकि दूसरी ओर मॉलों में महंगी खरीदने में व्यस्त रहते हैं। बिल्कुल भाई, ऐसे भी लोग हैं जो कि बहुत कम दाम पर चीज़ें नहीं खरीद पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि लोग ब्रांडेड कपड़े वगैरह मार्केट में जाके खरीदते हैं। अब आगे चलते हैं। इस तरह कुछ हद तक अन्य कारणों के अलावा हमारी आर्थिक स्थिति ही यह तय करती है कि किन बाज़ारों में खरीदार या दुकानदार हो सकते हैं। बिल्कुल, ये हमारी आर्थिक स्थिति है तो यही डिसाइड करती है कि हम इस बाज़ार में जाएँगे तो सस्ता मिलेगा, मॉल में जाएँगे तो महँगा मिलेगा। सामान के उत्पादन से लेकर हम तक पहुँचने से बनने वाली बाज़ारों की श्रृंखला से ही यह संभव होता है कि एक जगह उत्पादित होने वाला सामान लोगों के लिए हर जगह उपलब्ध हो जाए। वस्तुओं के बिकने से वस्तुओं का उत्पादन सीधे जुड़ा होता है। बनी हुई चीज़ों के बिकने से ही लोगों को रोज़गार मिलता है और उत्पादन भी बढ़ाया जाता है। बिल्कुल, जो प्रोडक्शन होता है वो एक जगह उसका प्रोडक्शन होता है, फिर जगह-जगह उसको उपलब्ध कराया जाता है। और जो वस्तुएँ बिकती हैं वो वो वस्तुओं के बिकने से वस्तुओं का उत्पादन सीधे जुड़ा होता है। बिल्कुल, भाई अगर वस्तुएँ ज़्यादा बिक रही हैं तो ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, वस्तुएँ कम बिकेंगी तो कम प्रोडक्शन होगा। बाज़ार में एक कमीज़, आइए इसको देखते हैं। दादन व्यवस्था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दादन व्यवस्था क्या होती है? बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना। कपड़ा उपलब्ध कराने के जो ऑर्डर मिलते हैं उनके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम बाँट देता है। बुनकर व्यापारी से सूद लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं। इस व्यवस्था से बुनकरों को स्पष्टतया दो लाभ प्राप्त होते हैं। तो दादन व्यवस्था में क्या होता है कि कपड़ा उपलब्ध कराने के कुछ ऑर्डर होते हैं, तो उसी के आधार पर बुनकर, जैसे मान लीजिए मैंने आपको ऑर्डर दिया 100 ऑर्डर, और उसी के आधार पर हम बाँट देते हैं कि तुम इतना बनाओगे, तुम इतना बनाओगे, ठीक है? और उसी के हिसाब से उनको लाभ मिलता है। बुनकरों को बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपने पैसा नहीं लगाना पड़ता है, साथ ही तैयार कपड़ों को बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है। बुनकरों को प्रारंभ में ही पता चल जाता है कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है। बिल्कुल, उनको अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि वो जो व्यापारी होता है वो वो सारी चीज़ें देता है, सामान वगैरह, ठीक है? और उनको पता चल जाता है कि उनको कौन सा कपड़ा बनाना है, कितना बनाना है। कच्चे माल का प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए भी व्यापारियों पर बनी निर्भरता के चलते व्यापारियों का बहुत वर्चस्व बन जाता है। वे ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाना है और इसके लिए वे बहुत कम मूल्य देते हैं। बिल्कुल, जो कच्चे माल जिनसे हम खरीदते हैं तो उनका जो व्यापारियों की निर्भरता होती है उन्हीं पर होती है।
वे ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाना है और उसके लिए वो बहुत कम दाम भी देते हैं उनको। बुनकरों के पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि वे किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और वह किस कीमत पर बेचा जाएगा। बिल्कुल, जो बुनकर हैं भाई उनको नहीं पता होता है कि ये कपड़ा हम किसके लिए बना रहे हैं और इसका दाम किस किस दाम पर ये बेचा जाएगा। कपड़ा बाजार में व्यापारी यह कपड़ा पहनने के वस्त्र बनाने के कारखानों को बेचते हैं। इस तरह से बाजार का झुकाव व्यापारियों के हित में ही अधिक होता है। बिल्कुल, जो भाई व्यापारी खरीद लेते हैं, व्यापारी फिर उसको उसी को बेचते हैं। बुनकर अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर या ऊंचे ब्याज दर पर ऋण लेकर करघे खरीदते हैं। एक करघे का मूल्य 20,000 है, इसलिए छोटे बुनकर को भी 2 करघों के लिए लगभग 40,000 का निवेश करना पड़ता है। इन करघों पर अकेले काम नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, जो बुनकर हैं भाई अपनी जमा पूंजी और ये सारी चीज़ें लगाकर जो चरखे जिससे वो बुनाई करते हैं वो खरीदते हैं। तो एक चरखे का लगभग 20,000 मूल्य होता है, तो वो लगभग 2 उनके पास होने चाहिए, तो 40,000 हो जाता है। तो अकेले काम भी नहीं किया जा सकता इस पे, ठीक है? कपड़ा बनाने के लिए बुनकर और परिवार के दूसरे वयस्क सदस्यों को दिन में 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। इस पूरे कार्य द्वारा वे महीने में लगभग 3500 ही कमा पाते हैं। सोच लीजिए, 12 घंटे काम करते हैं और 3500 कमा पाते हैं। व्यापारी और बुनकरों के बीच की यह व्यवस्था दादन व्यवस्था। तो व्यापारी और बुनकर के बीच में जो ये व्यवस्था है सारी चीजें, इसको हम दादन व्यवस्था कहते हैं। पुटिंग आउट सिस्टम का एक उदाहरण है जहां व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। सीधी सी बात, दादन व्यवस्था क्या है कि हम आपको कच्चा माल दिए बुनकरों को कि आप ये चीज़ें बनानी है, आपको इतने तैयार करने हैं, और हम तैयार माल जो होता है हम उसे ले लेते हैं। भारत में अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग में यह व्यवस्था प्रचलित है। आगे चलते हैं। बुनकर सहकारी संस्थाएं। दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं। व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारी व्यवस्था एक साधन है। बिल्कुल, आप देखेंगे कि जो दादन व्यवस्था है इसमें बुनकरों को बहुत कम पैसा मिलता है और उनके जो व्यापारियों के ऊपर उनका निर्भरता कम करने और बुनकरों को आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारी व्यवस्था एक साधन है। तो बिल्कुल, सहकारी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो बुनकरों को कोई आमदनी बढ़ाने के लिए काम करती है। एक सहकारी संस्था में वे लोग जिनके हित समान हैं इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए कमाते हैं। तो सहकारी संस्था क्या होती है? जैसे मान लीजिए हमारा एक सेम मोटिव है और हम लोग इकट्ठा होते हैं और सबके हित के लिए क्या करते हैं? लाभ कमाते हैं। बुनकरों की सहकारी संस्था में बुनकर एक समूह बनाकर कुछ गतिविधियां सामूहिक रूप से करते हैं। वे सूत व्यापारी से सूत प्राप्त करते हैं और उसे बुनकरों में बांट देते हैं। बिल्कुल, बुनकरों की सहकारी संस्था में क्या होता है कि समूह बना लेते हैं और वो कुछ काम जो है कि वो मिलकर करते हैं, समूह समूह में करते हैं, और वे सूत व्यापारी जो होता है उसे सूत प्राप्त करते हैं और उसको बुनकरों को बांट देते हैं। सहकारी संस्था विक्रय का कार्य भी करती हैं। इस तरह व्यापारी की भूमिका समाप्त हो जाती है और बुनकरों को कपड़ों का उचित मूल्य प्राप्त होता है। भाई, सहकारी संस्था आती है बीच में, वो खरीदने का भी काम करती है, अच्छे रेट पर खरीदती है। तो इसीलिए व्यापारी की जो निर्भरता रहती है बुनकरों की, वो खत्म हो जाती है और सहकारी संस्था उसमें मदद करती है। कभी कभी सरकार उचित मूल्य एवं सहकारी संस्थाओं से कपड़ा खरीद कर उनकी मदद करती है। जैसा कि तमिलनाडु में सरकार स्कूल में निःशुल्क गणवेश योजना चलाती है। सरकार इसके लिए पावरलूम बुनकरों की सहकारी संस्था से कपड़ा लेती है। इसी तरह सरकार हस्तकरघा बुनकर सहकारी समिति से भी कपड़ा खरीद कर को ऑप्टिक्स नामक दुकानों के माध्यम से बेचती है। आपने अपने शहर में शायद कहीं ऐसी दुकानें देखी होंगी। बिल्कुल, तो भाई जो तमिलनाडु की सरकार है वहाँ पे ऐसा हो जाता है कि एक निःशुल्क गणवेश योजना चलती है। उसमें होता क्या है कि बुनकरों की सहकारी संस्था से कपड़ा लेती है, ठीक है? तो वहाँ से कपड़ा लेती है ये, और खुद के दुकान टाइप के खोल के वहाँ से क्या करती है? कपड़ा खरीद कर उसको को ऑप्टिक्स नाम दुकानें बेच के खोलती है और उसी में बेचती है वो। आगे चलते हैं, बाजार में लाभ कमाने वाले कौन हैं? बाजारों की एक श्रृंखला रुई के उत्पादनकर्ता को सुपरमार्केट के खरीदार से जोड़ देती है। इस श्रृंखला की हर कड़ी पर खरीदना बेचना होता है। तो बाजार में क्या होता है कि हर एक श्रृंखला में एक जो प्रोडक्शन करता है, उत्पादन करता होता है, वो एक सुपरमार्केट से अपने प्रोडक्ट को जोड़ देता है और इस श्रृंखला की हर कड़ी में उसको खरीदना बेचना यही लगा रहता है। कुछ लोगों ने बाजार में लाभ कमाया जबकि कुछ को खरीदने बेचने से कुछ लाभ नहीं हुआ। बहुत परिश्रम करने के बाद भी उन्होंने बहुत कम कमाया। बिल्कुल, कुछ लोगों को इसमें लाभ होता है, कुछ लोगों को बहुत कम लाभ होता है। बाजार और समानता, आइए इसको देखते हैं। विदेशी व्यवसाय ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया। उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम श्रेणी का रहा। दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति लायक ही कमा सके। जो विदेशी व्यवसायी बाजार होते हैं भाई, उन्होंने अधिक मुनाफा कमाया। क्यों कमाया? क्योंकि उनकी तुलना में जो वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम श्रेणी को रहा है।
तो मीडियम वाले लोग हैं, जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं, उनको लाभ बहुत कम मिलता है। दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोजमर्रा जो जैसे मान लीजिए फैक्ट्री है, हम उसमें काम कर रहे हैं और उसमें जो काम कर रहे हैं वो बहुत कम ही कमा पाते हैं। ठीक है, उनकी ज़रूरतें, रोजमर्रा की ज़रूरतें ही पूरी हो पाती हैं। कपास उगाने वाली छोटी किसान और इरोड के बुनकरों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन बाजार में उन्हें उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिला। मान लीजिए जो किसान है कपास उगाते हैं, उनको उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। व्यवसायी या व्यापारियों की स्थिति बीच की है। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई है, लेकिन निर्यातक की कमाई से बहुत कम है। इस तरह बाजार में सभी बराबर नहीं कमाते हैं। प्रजातंत्र के अंतर्गत सभी को बाजार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए। एक और बाजार लोगों को काम करने में, उन चीजों को बनाने और बेचने का अवसर देता है जो उन्हें उगाते या बनाते हैं। किसान यहाँ रुई बेच सकता है तो बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा, बिल्कुल। तो भाई जो किसान है अपना, जैसे मान लीजिए वो रुई का प्रोडक्शन कर रहा है तो अपना रुई बेचता है, उसी से जाके कोई सामान बनता है तो बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा उसी से बेच देता है। दूसरी ओर बाजार में से धनवान और शक्तिशाली लोग ही प्रायः सर्वाधिक कमाई करते हैं, बिल्कुल। जो बाजार में एकदम बड़े व्यापारी होते हैं, धनवान होते हैं और शक्तिशाली लोग हैं, वही कमा पाते हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास पैसा है, अपने कारखाने हैं, बड़ी-बड़ी दुकानें हैं और बहुत ज़मीनें हैं। तो वो ऐसे लोग हैं, जैसे मान लीजिए किसी मार्केट में मेरी खुद की ज़मीन है, खुद का मार्केट भी मेरा है, हमें ना रेंट वगैरह कुछ नहीं देना है, ठीक है? गरीबों के अनेक चीज़ों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। बिल्कुल, जो गरीब हैं बेचारे वो उनके लिए ऊपर निर्भर रहते हैं, उनके यहाँ जाके काम करते हैं। गरीबों को उनके ऊपर ऋण के लिए कच्चा माल प्राप्त करने और अपना सामान बेचने के लिए, जैसे दादन व्यवस्था में बुनकरों के साथ होता है, और प्रायः नौकरी प्राप्त करने के लिए, जैसा वस्त्र के कारखाने में कामगारों के साथ हुआ, निर्भर रहना पड़ता है। तो बिल्कुल निर्भर रहते हैं वो गरीब लोग। भाई अब जैसे ये है कि निर्भर कैसे रहते हैं, मान लीजिए हम लोगों ने सामान बनाया और व्यापारी नहीं खरीदेगा तो कहाँ पे जाएगा वो, तो निर्भर तो ही तो रहते हैं हम लोग। इस निर्भरता के कारण बाजार में गरीबों का शोषण होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए भी रास्ते हैं, जैसे उत्पादक मिल कर सहकारी संस्थाएं बनाएं और कानूनों का दृढ़ता से पालन हो। तो ऐसी समस्याएं जो है, जो निर्भरता के कारण बाजारों में गरीबों का शोषण होता है, इसके लिए इस समस्याओं के समाधान के लिए कुछ सहकारी संस्थाएं बननी चाहिए और कानूनों का पालन करना चाहिए उन्हें। अब समानता के लिए संघर्ष। भारत का संविधान हर भारतीय नागरिक को समान दृष्टि से देखता है। राज्य और उसके कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जात, लिंग, धर्म तथा उनके अमीर या गरीब होने के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, जो संविधान में चीज़ें लिखी गई हैं वो सबके लिए बराबर हैं। किसी को भेदभाव जाति या लिंग, धर्म के बीच में भेदभाव नहीं होता है। देश के हर वयस्क नागरिकों को चुनाव के दौरान समान रूप से मतदान करने का अधिकार है। मताधिकार की ताकत के जरिए ही जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती या बदलती है। तो बिल्कुल सबके देश के हर एक नागरिक को वोट देने का अधिकार है और अपनी प्रतिनिधि चुनने का। मताधिकार से हमारे भीतर समानता का भाव विकसित होता है, क्योंकि हमारे भी वोट की कीमत उतनी है जितनी किसी और व्यक्ति के वोट की। लेकिन यह भाव अधिकतर लोगों के जीवन को नहीं छू पाता है। ठीक है। स्वास्थ्य सेवाओं में निजीकरण बढ़ रहा है और सरकारी अस्पतालों में लापरवाही के रवैये ने अत्यंत गरीब लोगों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को कठिन बना दिया है। ये वे लोग हैं जो महंगी निजी स्वास्थ्य सेवाओं का बोझ नहीं उठा सकते। बिल्कुल, जो भाई प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन से और जो सरकारी अस्पताल हैं वो अच्छे लापरवाही करते हैं, और जो अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो उनको और कठिन बना देते हैं और अच्छे से इलाज नहीं करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। एक बूढ़ी औरतें जो घर पर अच्छा अचार बनाती हैं, बड़ी कंपनियों में लंबे चौड़े विज्ञापन खर्च और उनके संसाधनों के सामने कमज़ोर हो जाती हैं और उनसे पिछड़ जाती हैं। बिल्कुल, एक बूढ़ी औरतें होती हैं भाई, जैसे मान लिया आपने कोई प्रोडक्शन किया, अचार बहुत अच्छा बनाया, लेकिन जिनके पास पैसे हैं वो बड़े-बड़े विज्ञापन, एडवर्टाइज़मेंट, प्रमोशन करके उसको बेचते हैं और ये कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक है? देश भर में घरेलू काम करने वाली लाखों महिलाएं हैं जो लगातार मेहनत से दूसरों के घरों का काम करती हैं। इसके बाद भी वे अपमानित होने को विवश हैं, क्योंकि वे संसाधनों के अभाव में स्वयं का कोई काम नहीं कर पाती। बिल्कुल भाई, वो जाके दूसरों के घरों पे काम करती हैं, फिर भी उनको समान व्यवहार, समान इज्जत नहीं मिलती है और वो विवश हैं, क्योंकि भाई उनके पास संसाधन के अभाव हैं, वो खुद का कुछ काम ही नहीं स्टार्ट कर सकती हैं। गरीबी और संसाधनों का अभाव आज भी भारतीय समाज में विषमता और असमानता के सबसे बड़े कारणों में से एक है। बिल्कुल, जो गरीबी और संसाधनों का अभाव है वो आज भी भारतीय समाज में बहुत विषम है भाई। जो गरीब है ज़्यादा है और अमीर ज़्यादा ज़्यादा बहुत ज़्यादा लोग हैं। गरीब की संख्या ज़्यादा है, अमीर कम कम है। आगे चलते हैं।
दूसरी ओर संसाधनों के न होने या काम होने के कारण असमानता नहीं झेलनी पड़ी। महिलाओं के द्वारा किए गए काम अक्सर ही पुरुषों के कामों की तुलना में तुच्छ माने जाते हैं। इन सभी के साथ किए जाने वाले भेदभाव का प्राथमिक कारण यह था कि वे किसी खास सामाजिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के थे या वे महिलाएं थीं। बिल्कुल, महिलाओं के द्वारा जो अक्सर काम होते हैं वो पुरुषों के कंपैरिजन में तुच्छ छोटा माना जाता है। और इन सभी के साथ जो भेदभाव होता है, इसका यही कारण है कि सामाजिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की वे महिलाएं हैं और वो ऐसा काम नहीं कर सकती, ठीक है? और वो जो भी काम करते हैं उनको छोटा ही माना जाता है। आगे चलते हैं। धर्म, जाति और लिंग के कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जिनके आधार पर आज भी भारत में लोगों से असमानता का व्यवहार किया जाता है। बिल्कुल, धर्म, जाति और लिंग के बेसिस पर भी आज भेदभाव किया जाता है भारत में। गरीबी, मानवीय गरिमा का अभाव और कुछ विशेष समुदायों के प्रति अपमान जैसे कारक अक्सर ऐसे मिले-जुले ढंग से सामने आते हैं कि यह तय करना कठिन हो जाता है कि कहाँ एक तरह की असमानता खत्म होती है और कहाँ दूसरी असमानता शुरू हो जाती है। तो जो लाइन इम्पोर्टेंट है उसी को समझते चलते हैं। दलित, आदिवासी और मुस्लिम लड़कियों में पढ़ाई के बीच में छोड़ देने वाली संख्या बहुत अधिक है। यह स्थिति गरीबी, सामाजिक असमानता और इन समुदायों के लिए अच्छी स्कूल सुविधाओं के अभाव जैसे कई मिले जुले कारणों से पैदा हुई। तो मुस्लिम के बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो बहुत कम पढ़ने जाती हैं, ठीक है। अब नदी पर बांध, आइए ये इंपॉर्टेंट है। नदी पर बांध ऐसी जगह पर बनाया जाता है जहाँ बहुत मात्रा में पानी इकट्ठा किया जा सके। तो ऐसी जगह पे बांध बनाया जाता है जहाँ पे पानी कलेक्ट किया जा सके एक लार्ज अमाउंट में। ऐसा करने से एक जलाशय बन जाता है और जैसे जैसे उसमें पानी बढ़ता है जमीन का एक बड़ा क्षेत्र उसमें डूब जाता है। तो ऐसा करने से क्या होता है, वो जलाशय बन जाता है, मतलब बहुत लार्ज क्वांटिटी में वहाँ पानी हो जाता है इकट्ठा। और जैसे जैसे उसमें पानी भरता जाता है तो जमीन का एक बड़ा हिस्सा जो है वो उसमें डूब जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नदी पर बनाए गए बांध की दीवारें ऊंची होती हैं और उससे रुका हुआ पानी एक बड़े इलाके में फैल जाता है। बिल्कुल, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो नदी पर बांध बनाए जाते हैं उनकी दीवारें बहुत ऊंची होती हैं और उनसे पानी रुक जाता है उनके कारण। और इससे ये होता है कि पानी पीछे वापस जाके एक बड़े इलाके में फैल जाता है। उत्तराखंड में टिहरी बांध बनने के कारण पुराना टिहरी शहर और 100 गांव, जिनमें से कुछ पूरी तरह और कुछ आंशिक रूप से पानी के नीचे समा गए। लगभग 1 लाख लोग विस्थापित हो गए। बिल्कुल, उत्तराखंड में ऐसे टिहरी बांध जो बना है भाई, उसको यही कारण था कि उसका दीवार इतनी ऊंची हुई कि वहाँ पे जब पानी इकट्ठा हो जाता था जिनके कारण लगभग 100 से ज़्यादा गांव पूरी तरह या आंशिक रूप से उसके पानी में समा गए। तो लगभग 1 लाख लोग विस्थापित भी हो गए। मतलब देश में ऐसे बहुत से संगठन हैं जो विस्थापितों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ है और सतपुड़ा के जंगलों से विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से निकलने वाली तवा नदी होशंगाबाद में नर्मदा से मिलने के लिए बैतूल होती हुई आती है। तवा पर एक बांध का निर्माण 1958 में आरंभ हुआ और 1978 में पूरा हुआ। जंगल के बड़े हिस्से के साथ ही बहुत सी कृषि भूमि भी बांध में डूब गई, जिससे जंगल के निवासी अपना सब कुछ खो बैठे। तो तवा पर एक बांध का निर्माण होता है 1958 में और 1978 में पूरा पूरा हो जाता है। तो जो जंगल का बड़ा हिस्सा था भाई, वो कृषि भूमि भी बांध में डूब गई। तो जंगल का बहुत बड़ा हिस्सा था और जो कृषि के आसपास की कृषि की भूमि थी वो भी उसमें डूब गई। और जिसमें जो जंगल में रहते थे जिसकी वजह से वो लोग अपना सब कुछ खो बैठते हैं। आगे चलते हैं। इनमें से कुछ विस्थापितों ने बांध के आसपास रहकर थोड़ी बहुत खेती के अलावा मछली पकड़ने का व्यवसाय आरंभ किया। यह सब करके भी वे बहुत थोड़ा सा कमा पाते थे। बिल्कुल, इनमें से कुछ विस्थापित जो लोग थे वो वहाँ पे खेती के अलावा वो मछली पकड़ने का व्यवसाय करने लगे, लेकिन वे उससे भी बहुत ज़्यादा नहीं कमा पाए। 1994 में सरकार ने तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया। इन ठेकेदारों ने स्थानीय लोगों को काम से अलग कर दिया और बाहरी क्षेत्र से सस्ते श्रमिकों को ले आए। तो 1994 में क्या होता है कि सरकार जो तवा बांध रहता है और उस क्षेत्र में जो मछली पकड़ने का काम जो जो सरकार है वो निजी प्राइवेट ठेकेदारों को दे देती है। और इन जो ठेकेदार हैं भाई वो बाहर से सस्ते लोगों को लेके आते हैं, मतलब कि कम दाम पे लोगों को पकड़ के ले आते हैं। ठेकेदारों ने गुंडे बुलाकर गांव वालों को धमकियां देना भी आरंभ कर दिया क्योंकि लोग वहां से हटने को तैयार नहीं थे। गांव वालों ने एकजुट होकर तय किया कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हम लड़ने और संगठन बनाकर सामने खड़े होने का वक्त आ गया है। इस तरह तवा मत्स्य संघ नामक से संगठन को बनाया गया। बिल्कुल, ठेकेदारों ने क्या किया कि भाई गुंडागर्दी वहां पे स्टार्ट कर दिया और धमकियां देना चालू कर दिया क्योंकि चलो यहाँ से निकलो नहीं तो हम गोली मार देंगे, ये कर देंगे। बट वहाँ की जनता वहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं थी। वो अपने अधिकारों के लिए, हक के लिए लड़ना चाहते थे। और
लड़ने के लिए उन्होंने एक संगठन बनाया, जिस संगठन का नाम बना तवा मत्स्य संघ। अब आगे चलते हैं। नवगठित तवा मत्स्य संघ टीएमएस जिसको कहते हैं, ने सरकार से मांग की कि लोगों के जीवन निर्वाह के लिए बांध में मछलियां पकड़ने के काम को जारी रखने की अनुमति दी जाए। यहाँ मांग करते हुए चक्का जाम शुरू किया गया। बिल्कुल जो ये संगठन गठित हुआ था तवा मत्स्य संघ, उसने सरकार से डिमांड की कि भाई हमारे जीवन को निर्वाह के लिए हमें मछली पकड़ने की फिर से इजाज़त दी जाए, और हम अगर ऐसा नहीं हुआ तो वहाँ चक्का जाम करेंगे। तो उनके प्रतिरोध को देखकर सरकार ने पूरे मामले की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की। समिति ने गांव वालों के जीवन यापन के लिए उनको मछली पकड़ने का अधिकार देने की अनुशंसा की। तो इसके भाई जो आंदोलन किए इन लोगों ने, मत्स्य संगठन वालों ने, तो इससे सरकार ने पूरे एक कमेटी गठित की और कहा कि इसकी जांच कीजिए, ठीक है। और इसके लिए जांच करने के बाद सरकार ने उनको फिर से मछली पकड़ने का अधिकार देने की अनुशंसा भी कर दी। 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि तवा बांध के जलाशय में मछली पकड़ने का अधिकार यहाँ के विस्थापितों को ही दिया जाएगा। तो 1996 में एमपी सरकार ने, एमपी गवर्नमेंट रहता है, वो क्या कहता है कि वहाँ के जो लोग हैं बस उन्हीं को मछली पकड़ने का आदेश दिया जाएगा। 2 महीने बाद सरकार ने तवा मत्स्य संघ को बांध में मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष का पट्टा लीज देना स्वीकार कर लिया, और इस तरह से 2 जनवरी 1957 को तवा क्षेत्र के 33 गांव के लोगों के लिए नया साल सही अर्थों से आरंभ हुआ। तो 2 महीने बाद क्या होता है कि तवा मत्स्य संघ जो रहती है, तो उनको सरकार ने क्या किया कि भाई लीज पे दे दिया कि चलो 5 वर्ष तक तुम लोग मछली पकड़ोगे, और उन लोगों ने स्वीकार भी कर लिया। तो इस तरह से 2 जनवरी 1997 के जो तवा क्षेत्र के लोग थे, 33 गांवों के लोग, उनके लिए एक नए साल के रूप में आरंभ हुआ, ठीक है। तवा मत्स्य संघ के साथ जुड़कर मछुआरों ने लगातार अपनी आय में इजाफा दर्ज किया। यह इसलिए संभव हुआ कि उन्होंने एक सहकारी समिति बनाई जो पकड़ी गई मछलियों की प्रत्येक खेप की उचित कीमत सीधे उन्हें देती है। तवा मत्स्य संघ के जो लोग थे वो मछुआरों से जुड़े और अपना जो इजाफा है, इनकम में इजाफा भी किया, और ऐसा इसलिए हुआ कि वो कुछ सहकारी समितियां बनाई, और वो जो मछलियां पकड़ते थे उनको डायरेक्ट अच्छी दाम पर बेचते थे। यह सहकारी समिति इसके बाद की प्रक्रिया में भी शामिल होती है। सारा माल बाजार तक पहुंचाना और वहां भी उचित मूल्य प्राप्त करना समिति का ही काम है। बिल्कुल, समिति की जो समिति गठन रहती है वो मछुआरों से मछली खरीदती है और उस मछली को अच्छे दाम पे खरीद कर वहां पे पहुंचाती है जहां पे बेचना होता है उसको, जहां पर मतलब उचित मूल्य उसका मिले। ये मछुआरे अब पहले की तुलना में 3 गुना ज़्यादा कमाने लगे हैं। तवा मत्स्य संघ ने जाल खरीदने और रखरखाव की जरूरतों के लिए मछुआरों को ऋण देने की व्यवस्था की है। तो जो ये तवा संघ है, ये 3 गुना इनकी कमाई बढ़ गई, और ये इन्होंने जो जाल रखने और उसके रखरखाव के लिए जो मछली पकड़ने के काम आता है, उनको जो गरीब थे उनको ऋण भी देना आरंभ कर दिया। मछुआरों के लिए अच्छी आमदनी प्राप्त करने के साथ साथ तवा मत्स्य संघ ने इस बात की भी व्यवस्था की है कि जलाशय में मछलियों को ठीक ढंग से पलने बढ़ने की स्थितियां मिले। तो ये सारी चीज़ें हैं। वहाँ से सीधा से ओवरऑल समझिए कि मछुआरों को मदद की उन लोगों ने। अब आगे चलते हैं। टीएमएस ने सभी के सामने यह बात सिद्ध कर दी है कि लोगों को जब आजीविका का अधिकार मिलता है तो वे अच्छे प्रबंधन के गुणों का परिचय भी देते हैं। बिल्कुल भाई, हमें अगर आजीविका का अधिकार मिले तो हम उसमें उसको बेहतर के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। अब असमानता के विरुद्ध रचनात्मक अभिव्यक्ति, आइए इसको पढ़ते हैं। कुछ लोग असमानता के विरुद्ध आंदोलनों में हिस्सा ले रहे होते हैं, और कुछ लोग असमानता के विरुद्ध अपनी कलम, अपनी आवाज़ या अन्य कलाओं जैसे नृत्य, संगीत आदि का प्रयोग ध्यान आकृष्ट करने के लिए करते हैं। बिल्कुल, कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई असमानता के विरुद्ध आंदोलन में हिस्सा भी लेते हैं, और असमानता के विरुद्ध कलम, चाहे कुछ भी हो, अपनी आवाज़ जैसे नृत्य, संगीत आदि का मतलब लोगों के सामने प्रकट करते हैं, ताकि इन सब चीज़ों पर उनका ध्यान जाए। लेखक, गायक, नर्तक और कलाकार भी असमानता के विरुद्ध संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल, लेखक होते हैं, जो गायक होते हैं, और जो कुछ कलाकार होते हैं वो असमानता के विरुद्ध लड़ने के लिए क्या होते हैं, एक संघर्ष में सक्रिय भूमिका भी निभा सकते हैं वो। अक्सर ही कविताएं, गीत और कहानियां न सिर्फ हमें प्रेरित करती हैं बल्कि वे समानता में हमारे विश्वास को दृढ़ भी करती हैं। वे न सिर्फ हमें प्रेरित करती हैं बल्कि हमें सही दिशा में चलना भी सिखाती हैं। अब भारत का संविधान एक जीता हुआ दस्तावेज, आइए इसको पढ़ते हैं। न्याय के लिए, किसी आंदोलन और समानता के लिए गीत और कविता की तमाम प्रेरणाओं के पीछे जो एक भाव होता है वह मनुष्य की समता का ही होता है। बिल्कुल, न्याय के लिए जब हम कोई आंदोलन कहते हैं या समानता के लिए जब कोई गीत, कविता, ऐसी प्रेरणा भरक चीज़ें आती हैं, तो उसमें एक भाव होता है जो मनुष्य को समता की तरफ धक्का देता है या उनको समता की तरफ धकेलता है।
भारत का संविधान सभी को समान मानता है। देश में समता के लिए चलने वाले आंदोलन और संघर्ष अक्सर संविधान के आधार पर ही समता और न्याय की बात करते हैं। बिल्कुल, जो भारत का संविधान है वो सभी को एक समान मानता है, और जो देश में आंदोलन चलते हैं समानता के लिए या संघर्ष चलते हैं, ये संविधान के आधार पर ही लोगों को न्याय दिलाते हैं। तवा मत्स्य संघ के मछुआरों की आशा का आधार भी संविधान के प्रावधान ही है। अपनी बातचीत में लगातार संविधान का जिक्र करने से वे उसे एक ऐसे जीते हुए दस्तावेज की तरह उपयोग कर रहे हैं जो हमारे जीवन में सचमुच अर्थ रखता हो। आगे चलते हैं। लोकतंत्र में कई व्यक्ति और समुदाय लगातार इस दिशा में कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र का दायरा बढ़ता जाए और अधिक से अधिक मामलों में समानता लाने की जरूरत को स्वीकार किया जाए। समता का मूल्य लोकतंत्र के केंद्र में है। बिल्कुल सीधी सी बात है कि लोकतंत्र में कई ऐसे व्यक्ति और समुदाय होते हैं, इस दिशा में काम करते हैं कि ताकि लोग अधिक से अधिक समानता आ जाए लोगों के बीच में, मतलब एक दिशा में काम कर रहे हैं लोग, समानता के लिए कुछ भी आंदोलन संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, तो जो समता का मूल्य है वो लोकतंत्र में एक सेंटर केंद्र हो गया है। देश की व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण, संचार के माध्यमों पर व्यावसायिक घरानों का बढ़ता दबाव और नियंत्रण, महिलाओं के श्रम को कम मूल्य देना और कपास के किसानों की बेहद कमाई होना, ये भी सभी लोकतंत्र की चुनौतियां हैं। बिल्कुल, तो लोकतंत्र की कुछ चुनौतियां भी हैं भाई, जैसे कपास जो उगाते हैं उनको कम दाम मिलता है, उनकी कम आयु रहती है, और कोई चीज़ बनाते हैं तो उसका कम दाम मिलता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, चैलेंजिंग हैं। ये वे मुद्दे हैं जो सीधे गरीबों को प्रभावित करते हैं और समाज में उपेक्षित समुदायों से जुड़े हुए हैं। ये देश में सामाजिक और आर्थिक समानता से जुड़े मुद्दे हैं। लोकतंत्र के लिए समता और उसके लिए संघर्ष एक महत्वपूर्ण तत्व है। बिल्कुल, ये ऐसे मुद्दे हैं भाई जो जो गरीबों को सीधा प्रभावित, गरीबों के ऊपर पड़ता है, गरीबों के ऊपर। अब आगे चलते हैं। व्यक्ति और समुदाय का स्वाभिमान और गरिमा तभी बनी रह सकती है जब उसके पास अपनी और परिवार के सभी जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन हो और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। बिल्कुल, जो व्यक्ति है भाई और उसका जो समुदाय है उसका स्वाभिमान तभी या गरिमा तभी बनी रह सकती है जब उनके पास संसाधन हो, जब उनके पास अपने परिवार की पूरी जरूरतें पूरी करने के लिए पैसे हों। ठीक है, तो तब और उनके बीच भेदभाव न हो। तो इसी के साथ हम लोगों ने चैप्टर क्लास 7 का लास्ट चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया माय डियर फ्रेंड्स। तो बस आप